चलिए भूगोल में आगे अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी पतझड़ वन के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कांटेदार झाड़ी वाले वन, वह वन जिनमें कांटे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे जिन भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ और पेड़ जैसे बबूल को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? कांटेदार वृक्ष है। और बेर और खैर आदि, ये जो पेड़ है वो कांटेदार पेड़ हैं। ठीक है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में बबूल के पेड़ को बोल देते हैं बमरी के झाड़। ठीक है, उससे ही बबूल का पेड़ कहा जाता है। वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन सघन नहीं होते। सघन मतलब एक ही जगह पर ज़्यादा मात्रा में नहीं उग पाते। पेड़ दूर दूर होते हैं जिनके बीच में घास और कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसे वन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। वर्षा की कमी के कारण इन वनों में कांटेदार झाड़ियाँ और कटीले वृक्ष ही उगते हैं। वृक्ष छोटे और कम मोटाई वाले तने वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा देखिएगा समुद्र तटीय वन, अर्थात समुद्र के किनारे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे ज्वार भाटे के कारण, ज्वार भाटे मतलब समुद्र का पानी पृथ्वी की तरफ आना और वापस समुद्र की ओर जाना, इसे ज्वार भाटे कहा जाता है भूगोल की भाषा में। के कारण खारा समुद्री जल चढ़ता उतरता रहता है। समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। ठीक है, जमीन और पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। इस कारण यहाँ विशेष तरह के वन पाए जाते हैं जिन्हें मैनग्रोव वन कहते हैं। मैनग्रोव वन को हिंदी में वायुशिफ, आंशकुफल और चरम रंग कहा जाता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरह की वनस्पतियां की जड़ें विशेष प्रकार की होती हैं जो समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव को झेल पाती हैं मतलब सह लेती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले भागों में सुंदरी नामक एक वृक्ष होता है, वह पाया जाता है। इसे समुद्री वन भी कहते हैं। यहाँ प्रमुख वनस्पति सुंदरी, केवड़ा और मैनग्रोव है। यहाँ इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे पर्वतीय वनों का एक प्रकार है जिसे पांचवा बोलते हैं पर्वतीय वन। यह पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं होती और यहाँ साल भर बर्फ रहती है, जिससे उससे नीचे जब गर्मी के महीनों में बर्फ पिघलती है तो मुलायम घास उग आती है। उससे भी निचले इलाकों में सदाबहार कोणधारी वन होते हैं, जिसे चेड़ और देवदार पेड़ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उससे भी नीचे मिला जुला जंगल होता है जिसमें चीड़ के साथ साथ चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ की चौड़ी पत्ती के वनों में बांज और बुरांश प्रमुख है। ठीक है, बांज और बुरांश नामक वन
प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हिमालय के पूर्वी भाग में और पश्चिम भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय पर अपेक्षाकृत सघन एवं विविध प्रकार की वनस्पति मिलती है। ठीक है, ये चित्र में दिख रहा है हिमालय के देवदार वन। इस प्रकार से पहाड़ियों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसे देवदार वन कहा जाता है, और चीड़ के वन भी ऐसे ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्र। हमारे देश का 23% भाग वनों के अंतर्गत आता है। यह माना गया है कि यह अनुपात कम है और यह कम से कम 1/3 होना चाहिए, लगभग 33% होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 44% भूमि पर जंगल है। भूमि कितने प्रतिशत पर है? 44% पर, लेकिन वन कितने हैं? केवल 23% देश का। जो वन, उनमें से लगभग 43% सरकार द्वारा आरक्षित वन हैं। कितना? 43% आरक्षित है, जहां लोग जंगल का कोई उपयोग नहीं कर सकते। 40% संरक्षित वन हैं, जहां लोग वनोपज एकत्र कर सकते हैं और अपने पशु को चरा सकते हैं। ठीक है, बाकी 17% वन अवर्गीकृत है, यानी लोग बिना किसी रोक के उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बता रहा है छत्तीसगढ़ के विषय में। चित्र देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का वनों पर आश्रित लोग हैं। लकड़ियां अपने घर के लिए जलाने के लिए ले जा रहे हैं। वनों पर आश्रित लोग, इस प्रकार से बहुत से क्षेत्रों में लोग जंगलों से लकड़ियां ले जाकर उसे खाने के उपयोग में आगे जलाने के साथ साथ करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मानसूनी जलवायु के कारण मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें जशपुर, सामरीपाट, पूर्वी बघेलखंड तथा दंडकारण्यन के इलाकों में आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान में तथा राज्य के पश्चिमी भाग में मानसूनी शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। हमारे राज्य में 4 तरह के वन हैं: साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन और बांस वन। इन 4 प्रकार के वन हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। शाल वन जो है वो बस्तर को शाल वन का द्वीप कहा जाता है। किसे? बस्तर को शाल वन का द्वीप कहा जाता है, जिसमें जशपुर, बिलासपुर, कांकेर, गरियाबंद में भी शाल वन पाए जाते हैं। सागौन वन राज्य की दूसरी प्रमुख वनस्पति सागौन है। कवर्धा, चिल्फी घाटी, नारायणपुर, कुरसेल घाटी में इस प्रकार के उच्चतम सागौन, अच्छे किस्म के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़, अंबागढ़ में भी सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित वन के में आंवला, हर्रा, बहेड़ा, साजा आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यह महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में जशपुर, कटघोरा, खरसिया, महासमुंद आदि में ये वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। बांस वन, सरगुजा वन मंडल तथा कांकेर वन वृत्तकंटक बांस के लिए प्रसिद्ध हैं। वनों का उपयोग एवं संरक्षण, इसके बारे में देखेंगे।
पिछले 150 वर्षों में हमारे देश में वनों की बेतहाशा कटाई हुई है। पिछले 150 वर्षों में, जिसमें अंग्रेजों ने भी हमारे देश की जंगलों से बहुत ही कीमती और महंगी लकड़ियां अपने देश लेकर गए हैं। फलस्वरूप आज केवल 23% भूमि में वन बचे हैं। ये वन भी संभवतः पर्याप्त रूप से घने नहीं हैं। इसके कई कारण रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास है। लकड़ी, बांस आदि की आवश्यकता बढ़ने के कारण बहुत तेजी से वनों को काटा जा रहा है। वन विभाग का एक काम है कि अवैध कटाई को रोकना और एक योजना के तहत बूढ़े पेड़ों को काटना और बेचना, लेकिन लगातार यह दबाव रहा कि विभाग अधिकतम आमदनी कमाए। वर्ष 1980 के आंकड़ों से पता चला कि पूरे देश के वन विभागों में वनों उपज बेचकर वन विभाग के सारे खर्च निकलने के बाद देश को 1,54,728 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था। केवल अविभाजित मध्य प्रदेश से 49,509 करोड़ रुपए का फायदा बताया गया। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश से वनों को काटा गया, उससे सरकारी फायदा मिला। इससे हम देख सकते हैं कि हाल तक वनों का व्यावसायिक दोहन किया जाता है। हमेशा व्यावसायिक दोहन मतलब व्यवसाय के लिए वनों को काटा जाता है। ये तो रही वैध कटाई की बात। इसके अलावा निजी ठेकेदार वनों की बेतहाशा कटाई करते रहते हैं। दूसरा कारण यह रहा कि हमारी बढ़ती आबादी को पिछले 60 साल के विकास के बाद भी हम वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। परिणाम स्वरूप इस बढ़ती आबादी के पास खेती करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। खेती बढ़ाने का एकमात्र उपाय रहा वनों को काटना। आमतौर पर यह दबाव उन लोगों पर पड़ा जो सबसे गरीब थे और जिनके पास शिक्षा या कोई और आजीविका का साधन नहीं था। जो लोग खेती करने के लिए साधन नहीं जुटा पाते थे, वे जंगलों में जानवर चराकर गुजारा करने लगे। इसका भी जंगलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। देश में जो विकास हुआ वह भी वनों के लिए अक्सर खतरा ही बना। सड़क, रेल लाइनों के लिए वनों को काटा जाना आम बात है, या फिर बांधों व खदानों के लिए वनों की बलि चढ़ाई जाती रही है। इन सब का अंजाम यही हुआ कि देश में वनों का अत्यधिक नुकसान हुआ है। हमने इस अध्याय के शुरुआत में देखा कि वनों को अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। एक और आदिवासी हैं जो सदियों से इन वनों में रहते आए हैं और उनको नुकसान पहुंचाए बिना उपयोग करते आए हैं। जब उन्होंने वनों में खेती भी की तो वे झूम खेती का तरीका अपनाते थे, जिससे खेत पर कुछ वर्षों के उपयोग के बाद फिर से जंगल को पनपने दिया जाता था।
वनों का उपयोग सामूहिक रूप से और नियमों के तहत किया जाता था। आदिवासी जब कभी वनों उपज बाजार में बेचते थे तो वह मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए करते थे। इससे वनों का अंधाधुंध उपयोग या उससे हानि पहुंचाने का काम नहीं होता था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो वे बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगे और जंगल काटकर खेती करवाने लगे ताकि उनकी आय बढ़ती रहे। इससे जंगलों को नुकसान पहुंचा और आदिवासियों के पारंपरिक खेती और वनों उपज के तरीके अव्यावहारिक होते चले गए। जंगलों को तेजी से कटते देखकर अंग्रेजी सरकार ने वन विभाग बनाया और वन विभाग के सारे वनों को नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। आदिवासी जो पहले सामूहिक रूप से वनों के मालिक थे, अब जंगल में शिकार करने या वनों उपज एकत्र करने पर गुनहगार बनाए गए। अंग्रेज यह कहने लगे कि ये अशिक्षित आदिवासी ही जंगलों का नाश कर रहे हैं और जंगलों को उनसे बचाना होगा। इस प्रकार की अंग्रेजों की नीति से भारतीय आदिवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और अंग्रेज जंगल की कीमती लकड़ी काटकर अपने देश भेज दिया करते थे। ठीक है, तो आज के लिए भूगोल में इतना ही। आगे और पढ़ाई करेंगे। आप भी ध्यान से पढ़ते रहिए और जैसा बताया जाता है वैसा घर में पढ़ाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।